ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित है और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते समय मेरे को भी थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ा सा डर लगने लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर मेरा एक्सपीरियंस 1% भी सच होता है तो इससे लोगों को फ़ायदा मिले और एटलीस्ट जो लोग ठीक हैं उनको नुकसान होने से बच जाएँ। तो ज़्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो रहेगा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के ऊपर, कि आखिर मैंने ये थेरेपी क्यों बंद कर दी। डॉक्टर विश्वरूप सर ने ये थेरेपी लॉन्च करी थी खास करके किडनी पेशेंट के लिए, ऑर्गन्स को रिवाइव करने के लिए। तो आज जो मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ये वीडियो केवल और केवल किडनी पेशेंट के ऊपर होगा कि उनको इस थेरेपी से फायदा मिलता है या नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं किडनी के अलावा किसी दूसरी बीमारी का जिक्र नहीं करने वाला हूँ। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी यही रहेगी कि जो कमेंट करे किडनी बीमारी के रिलेटेड में कीजिएगा। इस थेरेपी से किसी और बीमारी में फायदा मिला है या नहीं मिला है, इसके ऊपर कोई कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना किडनी बीमारी में इसके क्या रिजल्ट हैं और क्यों मैंने ये बंद कर दी, इसके ऊपर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर विश्वरूप सर के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी बातों को और आज के वीडियो को बिल्कुल भी गलत मत लेके जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ या मैं उनका दुश्मन हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। कोरोना के टाइम पे और डिया उनकी डीआईपी डाइट ने लाखों लोगों की जान बचाई है। कोरोना के टाइम पे 3 स्टेप फ्लू डाइट ने लोगों को मरने से भी बचाया है। जिन लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% 40% तक भी आ गया था, 3 स्टेप फ्लू डाइट से उन लोगों की भी जान बची। तो मैं डॉक्टर विश्वरूप सर की दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इस वीडियो में मैं केवल और केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे हर इंसान का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, किसी का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा अगर किसी को फॉलो करने लग रहा है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं मिली या उसको कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो वो अपनी बात भी ना रखे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस रखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये ना लेके जाएँ कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ या मैं उनका दुश्मन हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पहला ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें मैं लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए और नीचे नेगेटिव कमेंट कीजिए। जितनी भी बुरी भली कमेंट कर सकते हो आप, उतनी बुरी भली कमेंट करो। लेकिन कमेंट करने से पहले मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है कि कमेंट वही लोग कीजिएगा जिन्होंने किडनी के पेशेंट ट्रीट करे हों या खुद किडनी के पेशेंट रहे हों। ऐसे बंदों के अलावा कोई दूसरा क्या नेगेटिव कमेंट करेगा तो मैं उसकी कमेंट को रिमूव कर दूंगा। लेकिन ऐसा बंदा जिसने या तो किडनी के पेशेंटों का इलाज करा है या तो वो खुद किडनी का पेशेंट है, वो अगर कमेंट करेगा तो मैं उसकी कमेंट को वेलकम करूंगा और मैं दिल से उसकी कमेंट के लिए रिप्लाई भी करूंगा और अगर मेरी गलती होगी तो मैं माफी भी मांगूंगा। लेकिन नेगेटिव कमेंट की मेरी 2 कंडीशन रहेंगी कि जो भी बंदा डॉक्टर, थेरेपिस्ट या कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट करने लग रहा है तो उसने कम से कम 2 पेशेंट है, 2 किडनी के पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज के, नॉन डायलिसिस के पेशेंट 6 महीने से साल भर तक हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से ट्रीट किए हो, या फिर उसने 2 से प्लस 2 या 2 से ज़्यादा किडनी के, क्रोनिक किडनी डिजीज के, डायलिसिस के पेशेंट 6 महीने से साल भर से ज़्यादा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से ट्रीट करे हों। अगर ऐसा बंदा नेगेटिव कमेंट करता है तो उसकी कमेंट की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूंगा और अच्छे से उससे बातचीत भी करूंगा। वो ये कहेगा कि सर मैं 1 टू 1 आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ोन पे भी बात करने को रेडी हूँ और उसके लिए नंबर नीचे दिया गया है। तो अब तीसरे नंबर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो इस वीडियो में अपनी बातें रखूँगा, वो ना केवल अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस पे, बल्कि वे लोग जिन्होंने खुद से थेरेपी करी और उसके साथ-साथ जो हिम से थेरेपी की ट्रेनिंग लेकर आए और घर पर उन्होंने थेरेपी करी, उन सब के टोटल मिला के 1400 से ज़्यादा पेशेंट के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अपनी बातें रखने जा रहा हूँ और अपने विचार और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो कोई भी लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आधी-अधूरी नॉलेज के साथ या आधे-अधूरे ज्ञान के साथ मैं अपनी बातें रखने लग रहा हूँ। मैं पूरी वेल रिसर्च करके और पूरे प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ अपनी बातें रखना चाह रहा हूँ। कोई इसके ऊपर विश्वास करे तो उसकी मर्ज़ी, ना करे तो उसकी मर्ज़ी। मैं किसी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे करी। मैंने डॉक्टर विश्वरूप सर से, जिस टाइम ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी लॉन्च हुई थी, उस टाइम इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का कोर्स करा था। मैं उनके 3 स्टेप 2 डाइट से, डीआईपी डाइट से इतना इम्प्रेस था कि मैंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी का इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का भी कोर्स करा। ये मेरा कोर्स का सर्टिफिकेट है। ये मुझे आईएलएल का, हिम्स का पैरामेडिक आईडी कार्ड मिला था। तो ये सर्टिफिकेट करने के बाद मेरे को अच्छे से ट्रेनिंग मिल गई, कैसे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हेड डाउन टिल थेरेपी दी जा सकती है, किन सावधानियों का ध्यान रखा जा सकता है। उसके साथ में मैंने अपनी नॉलेज भी गेन करी। ये कोर्स करने के बाद मैंने पेशेंट को ये थेरेपी देना चालू करा। थेरेपी देना चालू करने के बाद मैंने नोटिस किया कि पेशेंट का यूरिया कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, उनको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कोई भी बंदा जैसे कि हिम्स जाता है तो 1 हफ्ता वहाँ पर कनेक्टेड रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कनेक्टेड रहता था। मैं पेशेंट से लंबे समय तक कनेक्टेड रहता था। लंबे समय तक कनेक्टेड रहने के बाद मैंने ये नोटिस करा कि पेशेंट का यूरिया कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गई, लेकिन धीरे-धीरे करके क्रेाटिनिन लगातार बढ़ते जाने लग रहा है।
70 से 90% केसेस में मैंने ये नोट करा कि पेशेंट का क्रेटिनिन कम नहीं होता था, बल्कि लगातार बढ़ता रहता था। चाहे वो डायलिसिस का पेशेंट हो या नॉन डायलिसिस का पेशेंट हो, हर एक पेशेंट में मैंने क्रेटिनिन का बढ़ाव नोटिस करा। क्रेटिनिन के बढ़ने के साथ-साथ में पेशेंट का पोटेशियम भी बढ़ने लग जाता था, फास्फोरस भी बढ़ने लग जाता था। इन चीज़ों में इतना ज़्यादा डाउन आता नहीं था। तो फिर क्या होता था, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए तो पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती। कुछ पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो जाते। मैंने फिर अपने पेशेंट को स्टेबल करने के लिए काफ़ी परम्यूटेशन, कम्बिनेशन करे, लो पोटेशियम डाइट दी, जिनसे उनको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। लेकिन चाहे कुछ भी कर लें, एक टाइम ऐसा आ जाता कि पेशेंट उसके बाद हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कर नहीं पाता। और ये जो बातें मैं बताने लग रहा हूँ, ये केवल एक पेशेंट के साथ नहीं, ये जितने भी पेशेंट मैं किडनी के देखने लग रहा था, सभी के साथ ऑलमोस्ट इसी प्रकार की दिक्कतें आने लग रही थी कि क्रेटिनिन बढ़ गया, पेशेंट उसको थेरेपी को कर नहीं पाया। कई लोगों का तो यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता था। फिर अब मेरे को ये लगने लग जाता कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ट्रीटमेंट गलत देने लग रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैंने ही मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है, या फिर ये थेरेपी अच्छे से वर्क नहीं करने लग रही। मैंने टोटल मिला के 10 से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स डिसाइड करे कि भाई ये सेफ्टी मेजर्स हैं, इनके साथ में थेरेपी देनी है ताकि पेशेंट गलती ना करे और उनको केवल फ़ायदा मिले। और उन सेफ्टी मेजर्स के डिस्कवर करने के बाद डॉक्टर विश्वरूप सर का भी एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने 6 एस के सेफ्टी मेजर्स बताए कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने में इन 6 सावधानियों का ध्यान रखें। डॉक्टर विश्वरूप सर ने 6 बताए थे, लेकिन मैंने तो 10 से भी ज़्यादा बताए थे अपने पेशेंट को कि इन 10 से भी ज़्यादा सावधानियों का ध्यान रखना ताकि आपको केवल फ़ायदा मिले। लेकिन एंड रिजल्ट यही मिला कि पेशेंट उन थेरेपीज़ को नहीं कर पा रहे थे। ना तो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, ना हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, दोनों करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लग रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से मैंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कुछ टाइम के लिए बंद कर दी। और उसके बाद जैसे मेरे वीडियो वायरल हो चुके थे, तो मेरे पास हिम्स के पेशेंट के भी कॉल आने लग रहे थे। उसके साथ में जो लोग हिम्स में 1 महीना रुक के, 1.5 महीना रुक के, 2 महीने तक भी रुक के घर पर आकर ट्रीटमेंट लेने लग रहे थे, वो उनके भी कॉल आए मेरे पास। यहाँ तक कि टोटल मिला के 1444 कॉल मैंने अटेंड करी है, जो कि किडनी के पेशेंट के थे। और उन सभी पेशेंट में मैंने एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिनको कि लगातार फ़ायदा मिला हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से। सभी की एक बात थी कि सर टेम्परेरी बेनिफिट मिला 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद हमारी दिक्कतें बढ़ गई। तो अब ये एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मेरे को इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं भई, कि अगर एक बंदा कंप्लेन करे कि फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो बात अलग है। 2 कंप्लेन करे तो भी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जब 1000 के केसेज़ में बंदे कंप्लेन करने लग रहे हैं, तो यानी कि ना तो मेरी मिस्टेक है, ना तो ये पेशेंट की मिस्टेक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ थेरेपी में ही मिस्टेक होने लग रही है। उसके बाद बीच में एक डॉक्टर विश्वरूप सर का सेमिनार हुआ था, जिससे कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और मेरे को ये पता चला था कि भई जो किडनी पेशेंट का जीएफआर है, इससे बढ़ने लग जाता है। उस सेमिनार से मेरे को 2 चीज़ें पता चली। एक तो मेरे को ये दुःख हुआ, मेरे को ये लग रहा था कि जब मैंने ये कोर्स करा इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का, ये कोर्स जब मैंने करा था, मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये जो थेरेपी लॉन्च की गई है, पूरी रिसर्च करके और रिजल्ट देख के लॉन्च की गई है। पहले भी ऐसे कुछ पेशेंट रहे होंगे जिनका जीएफआर 100 हो चुका होगा, या जिनका बिल्कुल डायलिसिस छूट गया होगा, और उसके बाद ये थेरेपी लॉन्च की गई होगी। लेकिन जब वो सेमिनार हुआ, तो सेमिनार में ऐसे पेशेंट के रिपोर्ट दिखाए गए जिनका जीएफआर 8% तक पहुंचा था थेरेपी करने के बाद। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई ऐसे पेशेंट की रिपोर्ट दिखाएंगे जिनका 100% हो चुका है। लेकिन वहां पर वो 8% वाली रिपोर्ट देखने के बाद मेरे को थोड़ा धक्का सा लगा, थोड़ा दुख सा हुआ कि भाई इन्होंने पहले अच्छे से डिटेल में रिसर्च नहीं कर रखी थी। पहले एक भी पेशेंट इन्होंने ऐसा नहीं देखा था जिसकी कि 100% जीएफआर हो चुका हो। लेकिन फिर भी मेरे को खुशी इस बात की थी कि चलो भाई पहले 100% नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट 8% हुआ। तो 8% हो चुका है, तो अगर कोई बंदा लंबे समय तक कंटिन्यू रखेगा, तो कंटिन्यू रखने पे 100% भी हो जाएगा उसका। मेरे को तो ये चाहिए भाई, पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट ठीक हो रहा है तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या है। तो इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि पेशेंट का जीएफआर बढ़ने लग रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे किडनी के पेशेंट भी आए जिसने अपना फीडबैक दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कुछ पॉजिटिव हिम्स के फीडबैक भी देखता रहता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ भाई, रिकवरी होने लग रही है। इन सभी चीज़ों को और पॉजिटिव फीडबैक को देखने के बाद मेरे को भी लगा कि एक और ट्राई दी जानी चाहिए, और मैंने अपने पेशेंट को एक बार के लिए फिर थेरेपी करने को मोटिवेट करा। वही उनको टेम्परेरी बेनिफिट मिला। टेम्परेरी बेनिफिट मिलने के बाद उनको फिर से दिक्कतें आने लग गई, तो आखिर में मैंने परमानेंटली आज से 6 मही 7 महीने पहले मैंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी देना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने अपने एक भी पेशेंट को ना तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी दी, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी भी देता तो 4-5 सेफ्टी मेजर्स के साथ देता, लेकिन हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी देना तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके बाद फिर को लोगों की मेरे पास कॉल आती कि सर मेरे को ये टब चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ठीक है मैं थेरेपी करूँ या नहीं करूँ? मेरे को बहुत दुःख होता है अंदर से कि भई ये बंदे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करना चाह रहे हैं कहीं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर का डर ठीक हुआ कि भई लोगों को इससे बेनिफिट की जगह पे नुकसान होने लग रहा है, तो ये लोग इस थेरेपी को करके अपना नुकसान कर लेंगे।
तो मैंने 6 महीने पहले 3-4 वीडियोज़ लगातार बनाए, जिसमें कि मैंने लोगों को पब्लिकली बताया कि मेरा इस थेरेपी से अब कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने ये थेरेपी देनी बंद कर दी है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया और वो कॉल करके यही पूछते हैं कि सर मेरे को टब वाली थेरेपी करनी है, टब कितने का मिलेगा? तो मैंने आज सोचा कि भई मैं परमानेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने ये थेरेपी शुरू करी थी, फिर मैंने आपको बताया कि मैंने इसको स्टॉप क्यों कर दिया, क्योंकि मेरा और मेरे साथ में जितने भी 1000 प्लस पेशेंट हैं, उन सबका एक्सपीरियंस यही था कि भई ये थेरेपी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। और ये चीज़ें मैंने हवा में नहीं बोली, ये चीज़ें मैंने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद बोली है। और जब हिम्स में एक पेशेंट जाता था, मैंने भी अपने पेशेंट हिम्स में भेजे, जयपुर में भी भेजे, डेराबस्सी में भी भेजे, तो एक पेशेंट जाता तो वहाँ पे उसे वो अकेला नहीं आता था। अपने साथ वहाँ पे जितने भी पेशेंट एडमिट होते थे, 20 पेशेंट, 30 पेशेंट, 40 पेशेंट, सभी का नंबर साथ में लेके आता। सारे कॉन्टैक्ट में रहते, किसको बेनिफिट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। लेकिन जो पेशेंट को जाता था, वहाँ से आता था, वो भी सभी यही कहते थे, सर मेरे कॉन्टैक्ट में जितने पेशेंट है, किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर के ये लगा लीजिए कि एक चेन क्रिएट हो गई। तो चेन की सहायता से मेरी नॉलेज में जितने भी पेशेंट इस थेरेपी को करने लग रहे थे, किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने ये थेरेपी बंद कर दी। फिर इस थेरेपी से इफ़ेक्ट क्या आ रहा था, जैसे मैंने बताया कि क्रेटिनिन बढ़ जाता था, पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा लगने लग जाती। एक तो पेशेंट डायलिसिस, ऊपर से हीमोग्लोबिन कम, ऊपर से गर्म पानी में बैठने लग रहा, तो उसकी वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती। किडनी पेशेंट में ग्रीन जूस, रेड जूस देने के बाद भी मैंने ये देखने को मिला कि इतना जल्दी उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं था। तो हमने और अपनी जड़ी-बूटियों के ऊपर रिसर्च करी, उससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाना चालू करा, लेकिन दिक्कतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेशेंट को क्या होता था, अगर एक टाइम के बाद 6 महीने, साल भर से पेशेंट करने लग रहा है, तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहने लग जाता, मसल पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता, पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाता, स्वेलिंग भी बढ़ने लग जाती। इस प्रकार की दिक्कतें पेशेंट को आने लग गई। जैसा मैंने बताया, इस थेरेपी को करने से यूरिया कम हो जाता, स्वेलिंग कम हो जाती है, लेकिन ये क्रेटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस से ये चीज़ें कम नहीं होती थी। ये चीज़ें कम नहीं होती तो एक टाइम के बाद ये शरीर में बढ़ती जाती और पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ जाता, इमरजेंसी दिक्कत आ जाती। तो इन सभी कारणों की वजह से मैंने ये थेरेपी देना 6 से 7 महीने पहले बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा दुःख मेरे को किस बात का हुआ कि भई ये थेरेपी मेरे को क्यों बंद करनी पड़ी और क्यों मेरे को आज का वीडियो बनाना पड़ा। वो मेरे को इस बात का हुआ कि हिम्स के टेस्टिमोनियल और वीडियोज़ देख के लोगों के अंदर एक फ़ॉल्स होप क्रिएट हो गई। फ़ॉल्स होप कैसे? लोगों में ये बात बन गई कि डायलिसिस 7 दिन में बंद हो जाता है। डायलिसिस बंद हो जाता है, वो भी इस थेरेपी के बिना भी बंद हो जाता है। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने डायलिसिस बंद करा है। लेकिन ये होप कि 7 दिन में डायलिसिस बंद हो जाएगा, 7 दिन में डायलिसिस कम होने लगेगा, ये एक फ़ॉल्स होप थी, जिसने कि लोगों को गुमराह कर दिया। हमारे पास पेशेंट आते, पहले पेशेंट कॉल करते थे मेरे को, तो ये पूछते थे, "सर कितना टाइम लगेगा डायलिसिस बंद होने में?" 3 महीने, 6 महीने, उनको खुद से पता होता था कि भई ये क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ है। मेरी किडनी 90% 95% खराब है, एकदम से डायलिसिस बंद नहीं होने वाला। अब लोग दिनों में बात करने लग गए, 1 हफ्ते में बंद हो जाएगा, 2 हफ्ते में बंद हो जाएगा। भई इतने पागलपने की बात है, आपकी किडनी 95% खराब है, आपकी किडनी आपकी बॉडी को सपोर्ट ही नहीं करने लग रही है। आप एकदम से डायलिसिस बंद कर दोगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, सीधा एक्सपायर हो जाओगे। तो ये जो फ़ॉल्स होप क्रिएट हुई, ये फ़ॉल्स होप एक लोगों को गुमराह करने वाली बात थी। और मेरे को लोगों को ये बात बोलते हुए बहुत ज़्यादा दुःख होता था, जब मैं उनको ये बात कहता था कि सर अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, 7 दिन में, 15 दिन में डायलिसिस बंद नहीं होता है। खैर ये फ़ॉल्स होप वाली बात डॉक्टर विश्वरूप सर ने भी नहीं कही थी। उन्होंने भी यही कहा था डायलिसिस धीरे-धीरे करके कम होता है, एकदम से बंद नहीं होता है, टेपर डाउन हो सकता है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देख लिया और ख़ास करके जो टेस्टिमोनियल आने लग रहे थे कि भई 1 हफ्ते में डायलिसिस छूट गया, 5 दिन में डायलिसिस बंद हो गया, एक बार भी डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ा। इस फ़ॉल्स होप ने लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर दिया। और आज का वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया था कि लोगों को भी दुःख तो होगा, लेकिन कम से कम इस फ़ॉल्स होप से निकलेंगे कि 7 दिन में डायलिसिस बंद हो सकता है, ऐसा नहीं होता। डायलिसिस अगर नॉर्मल तौर पे भी आप दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों की सहायता से, नेचुरोपैथी की सहायता से बंद करने की कोशिश करोगे, तो भी कम से कम टेपर डाउन करने में भी 6 महीने से साल भर लग जाता है। अब इस फ़ॉल्स होप की वजह से कुछ पेशेंट इतनी बड़ी गलती करने लग रहे थे कि उसकी वजह से वो बैठे-बिठाए अपनी मौत को निमंत्रण देने लग रहे थे। वे क्या करने लग रहे थे, हफ्ते में 2 दिन के लिए तो डायलिसिस पे जा रहे थे और 5 दिन के लिए हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने लग रहे थे, वो भी 2-2 घंटे के लिए। ऐसे पेशेंट सबसे बड़ी मूर्खता का काम करने लग रहे हैं। 2 दिन के लिए डायलिसिस के लिए जाते हैं तो 5 दिन बॉडी को रिकवर करने को मिल जाते हैं, शरीर को ताकत देने को मिल जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस के लिए जाते थे और 5 दिन हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को करते थे, तो वह अपने शरीर को कमज़ोर पे कमज़ोर करते चले जाते थे। फिर उनका बीपी और ज़्यादा बढ़ा रहने लग जाता था, दिक्कतें और ज़्यादा आने लग जाती थी। तो ये सबसे बड़ी लोगों के अंदर गलतफ़हमी हुई कि वो ये डायलिसिस को भी और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को भी दोनों को साथ में चला सकते हैं। ये इतनी बड़ा रिस्क है और इतनी बड़ी गलती पेशेंट करने लग रहे हैं कि भई वो अपनी जान के साथ में खिलवाड़ करने लग रहे हैं।
तो लोगों को मैं एक बात तो बिल्कुल साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि भाई डायलिसिस और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी दोनों साथ में तो बिल्कुल भी ना करें। किसी का अगर 10 दिन में 1 बार होने लग रहा है, हफ्ते में 1 बार होने लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन हफ्ते में 2 बार 3 बार हो रहा है, ऐसे बंदे को तो मैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी साथ में करने को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर बीआरसी सर क्या कहते हैं? बीआरसी सर सबसे पहले नंबर पे तो क्रेटिनिन को मानते ही नहीं हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई 1000% 2000% बढ़ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पेशेंट को हेल्दी महसूस होने लग रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट को फ़ील कैसा होने लग रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिस भी किडनी पेशेंट ने इमरजेंसी सिम्पटम्स को महसूस किया है, वो भी ये बात समझ सकता है कि क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और एक लेवल ऐसा आ ही जाता है जिसमें कि अगर क्रेटिनिन ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो पेशेंट को इमरजेंसी आ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होके तो क्रेटिनिन को कम करवाना ही पड़ जाता है। अगर क्रेटिनिन इतना डेंजरस ना होता, तो पेशेंट को कभी इमरजेंसी दिक्कत आती ही नहीं और वो कभी किडनी का पेशेंट बनता ही नहीं या डायलिसिस का पेशेंट बनता ही नहीं। तो खैर वो डॉक्टर विश्वरूप सर का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि क्रेटिनिन डेंजरस है और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से इतनी जल्दी से क्रेटिनिन कम नहीं हो पाता है, इस वजह से मैंने ये थेरेपी बंद कर दी। दूसरे नंबर पे अगर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी या डायलिसिस में किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर विश्वरूप सर उस केस में डायलिसिस को ही उसका रीजन मानते हैं। डॉक्टर विश्वरूप सर के अकॉर्डिंग डायलिसिस पे जितने पेशेंट जाते हैं और यहाँ तक के भी जो नॉर्मल हॉस्पिटल का डाटा है उसके अकॉर्डिंग भी जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं उनमें धीरे-धीरे करके 30%, 50%, 70% ऐसे पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्सपायर होते चले जाते हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि डायलिसिस पेशेंट में सडन कार्डियक अरेस्ट आने का डर होता है। लेकिन मेन बात यही आ गई कि अगर मान लीजिए पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ने लग रहा है और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने के बाद भी सडन कार्डियक अरेस्ट का डर आने लग रहा है, तो फिर थेरेपी का फायदा ही क्या हुआ? फिर तीसरे नंबर पे अगर पेशेंट को दिक्कतें इस वजह से आने लग रही है कि वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो किसकी गलती है? पहली बात, अगर उसको सेफ्टी मेजर्स अच्छे से नहीं सिखाए जा रहे, नहीं बताए जा रहे, तो इसमें पेशेंट की गलती नहीं है। पेशेंट अगर उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है, हिम्स में 1 लाख रुपए दे के आया है, फिर भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो किसकी गलती है? पेशेंट की गलती मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, अगर उसको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर विश्वरूप सर या कोई भी इस वीडियो को देखना चाह रहा है, या जो इस वीडियो के ऊपर नीचे नेगेटिव कमेंट करने वाला है, अगर हॉट वाटर इमर्शन किडनी पेशेंट करने भी लग रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ पर है? उनको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? बेनिफिट मिल रहा है तो टेम्परेरी टाइम के लिए क्यों मिलने लग रहा है? परमानेंट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा उनको? तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही फ़ॉल्स क्लेम है कि पेशेंट की गलती होती है, पेशेंट उसको अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर पा रहा है। पेशेंट को ठीक करना होता है, वो डायलिसिस से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालता है, अच्छे से फ़ॉलो करता है। ये फ़ॉल्स क्लेम है कि पेशेंट या थेरेपिस्ट उसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देते हैं या पेशेंट उसको अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर पाता है। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई मेरे से डाउट करना चाहता है, तो जितनी सावधानियों के साथ मैं पेशेंट को थेरेपी देता था, उतनी सावधानियों के साथ हिम्स में भी ये थेरेपी नहीं देते होंगे और ना ही पेशेंट को इतनी टीचिंग देते होंगे जितनी टीचिंग मैं इस थेरेपी के रिगार्डिंग देता था। लेकिन फिर भी पेशेंट को ये कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। इसी वजह से मैंने ये थेरेपी बंद करी और ये फ़ॉल्स क्लेम है कि पेशेंट अच्छे से इसको फ़ॉलो नहीं कर पाता है। पेशेंट अच्छे से फ़ॉलो करता है, लेकिन मैं वही बात फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं है। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से पेशेंट को जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए कि केराटिनिन कम आने लगे, पोटेशियम कम आने लगे, फास्फोरस कम आने लगे, यूरिया स्वेलिंग तो कम आते हैं, लेकिन बाकी के जो चीज़ें मैंने बताई वे कम नहीं आते हैं और परमानेंट जो पेशेंट छुटकारा चाहता है डायलिसिस से, किडनी की दिक्कत से, वो परमानेंट रिजल्ट पेशेंट को नहीं मिलता है। इसके बाद अब आप मेरे से पूछोगे कि सर क्या 100% आप इसके खिलाफ हो? क्या किसी को भी बेनिफिट नहीं मिला? वैसे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 99% इसके खिलाफ हूँ, लेकिन 1% अगर किसी को बेनिफिट मिला है तो मैं बताता हूँ। हू गॉट बेनिफिट? सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे नॉन डायलिसिस पेशेंट की। नॉन डायलिसिस पेशेंट में जिनका क्रेटिनिन 1.2 से 5 के नीचे होता है, ऐसे पेशेंट कम से कम 7-8 साल भी इसी रेंज में निकाल देते हैं। तो कोई पेशेंट अगर नॉन डायलिसिस का है और उसने इस रेंज के बीच में ये थेरेपी करनी चालू करी है, तो उसको कोई मतलब नहीं है इस थेरेपी का। क्योंकि ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने मेरे को फ़ोन करा, जिनका क्रेटिनिन पहले तो इस रेंज में रहा, लेकिन बाद में बढ़ने लगा, बढ़ने के बाद वो ये थेरेपी भी करने लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको डायलिसिस करवाना पड़ गया। तो कोई इस रेंज में है और ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करके ये कहने लग रहा है कि मेरा क्रेटिनिन इसी रेंज में रहने लग रहा है, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अपनी गलतफ़हमी निकाल दे, उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। बीपी भले ही उसका कम रहने लग रहा हो, लेकिन अगर वो ये थेरेपी नहीं भी करता, तो भी पेशेंट इस रेंज के बीच में 7-8 साल निकाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थेरेपी से कोई अच्छा रिज़ल्ट मिला है और नॉन डायलिसिस पेशेंट को तो मैं गलती से भी ये थेरेपी करने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर वे इस थेरेपी को करेंगे, उनका क्रेटिनिन जल्दी बढ़ गया, क्योंकि हमने देखा है कि भाई जिनका 3-4 क्रेटिनिन रहता था, उन्होंने ये थेरेपी करी, 2-3 महीने के अंदर उनका क्रेटिनिन 7-8 के करीब पहुँच गया।
तो नॉन डायलिसिस केस में तो मैं ये थेरेपी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। डायलिसिस केस में भी मैं ये थेरेपी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भाई क्रेटिनिन कम नहीं होता, पोटेशियम कम नहीं होता, फास्फोरस कम नहीं होता। कई मामलों में तो लंबे टाइम के बाद बीपी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, दिक्कतें ज़्यादा आने लग जाती है। तो इस वजह से डायलिसिस केस में भी मैं ये थेरेपी रिकमेंड नहीं करता। अब इसके बाद आप पूछोगे कि अगर बेनिफिट मिला तो किसको बेनिफिट मिला? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि गलती से डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं। उनकी किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई होती है कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत हो। लेकिन एलोपैथी के जो डॉक्टर होते हैं वो उनको समय से पहले डायलिसिस के ऊपर डाल देते हैं। मान लीजिए क्रेटिनिन 4-5 था और उसको थोड़ी-सी सूजन दिखने लग रही थी। एलोपैथी डॉक्टरों ने पैसे बनाने के चक्कर में तुरंत उसको डायलिसिस के ऊपर डाल दिया। वो डॉक्टरों की लापरवाही होती है, लेकिन उस टाइम पेशेंट को नीड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट जब हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करते हैं तो उनके सिम्पटम्स दूर हो जाते हैं और उनको डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ता। ऐसे पेशेंट कई बार तो 6 महीने, साल भर तक भी डायलिसिस पे नहीं जाते। उनको ये लगता है कि भाई थेरेपी की वजह से मेरे को डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही उनका जीएफआर कम होता चला जाता है, वापस से उनको डायलिसिस पे जाना ही चला पड़ जाता है और उनको दिक्कतें आने लग जाती है। तो केवल इस केस में जो गलती से डायलिसिस पर चले गए थे, उनको फ़ायदा मिला है, लेकिन वो फ़ायदा इस वजह से नहीं मिला कि वो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने लग रहे थे। वो फ़ायदा उनको इस वजह से मिला क्योंकि उनको डायलिसिस की नीड थी ही नहीं। अगर मैं गलत साबित होता हूँ, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी। अगर लोगों को बेनिफिट मिलने लग रहा है, उनका डायलिसिस छूटने लग रहा है, लोगों को की सीकेडी रिवर्स होने लग रही है, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। मेरे एक्सपीरियंस में इसने किसी भी किडनी पेशेंट में काम नहीं करा। इसके बाद मैं ओपन चैलेंज देना चाह रहा हूँ। ओपन चैलेंज किसके लिए है? चाहे वो बीआरसी सर हो, चाहे हिम्स का कोई भी पैरामेडिक हो, चाहे वो हिम्स जयपुर, जोधपुर या फिर डेरा बसिया चंडीगढ़ कोई भी क्यों ना हो। मेरा ओपन चैलेंज ये है कि मेरे सामने केवल और केवल 1 या 2 से ज़्यादा अगर वो चाहे तो, या तो नॉन डायलिसिस के पेशेंट जिनका क्रेटिनिन 4, 5, 7, 8 रहता था और उन्होंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करी, क्योंकि अब तो थेरेपी को लॉन्च हुए साल भर से ज़्यादा हो चुका है। साल भर में तो पेशेंट की कुछ तो रिकवरी हो ही सके है। एटलीस्ट 1 या 2 पेशेंट की तो रिकवरी हो ही चुकी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 या 2 किडनी के पेशेंट ले आइएगा जिनका क्रेटिनिन 1.2 से नीचे आ गया है। मेरे को व्हाट्सएप पे उनकी रिपोर्ट या छोटा-सा टेस्टिमोनियल भी सेंड कर देंगे। तो उसके बाद मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगूँगा इस वीडियो को बनाने के लिए, और इस वीडियो को भी रिमूव कर दूँगा। बस मेरा चैलेंज यही रहेगा कि 1 या 2 किडनी के पेशेंट लाइए। अगर उनका नॉन डायलिसिस है तो नॉन डायलिसिस का क्रेटिनिन 0.8 से नीचे आ गया हो। अगर पेशेंट का कभी 1 या 2 बार डायलिसिस होता था हफ्ते में, तो 2 बार के डायलिसिस के साथ में ये थेरेपी 1 साल तक करने से उनका डायलिसिस बिल्कुल बंद हो चुका हो। डायलिसिस बंद के साथ में उन्होंने थेरेपी भी बंद कर दी हो और थेरेपी बंद करने के बाद उनका क्रेटिनिन 1.2 से नीचे आ गया हो। मैं ज़्यादा पेशेंट की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं 1 या 2 पेशेंट की रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ। अगर एक पेशेंट भी ऐसा दिखा देंगे जो इन कैटेगरी में बिलॉन्ग करेगा, तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हो जाऊँगा। या तो इस कैटेगरी के ही पेशेंट दिखा दें, अगर इस कैटेगरी के पेशेंट भी नहीं दिखा सकते और ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी से क्रेटिनिन 1.2 के नीचे नहीं आता है और 1 साल में ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे पेशेंट दिखा दें जिनका जीएफआर कभी 5% था स्टार्टिंग में या 8% था और बाद में जीएफआर बढ़ के 50% या 70% पहुँच गया। हिम्स में डीटीपीआर एनोग्राम टेस्ट तो होता ही है, उन्होंने पहले भी रिपोर्ट शेयर की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल हो चुका है इस थेरेपी को लॉन्च करे हुए। 1 साल में एटलीस्ट 1 या 2% पेशेंट तो ऐसे रहे ही होंगे जिनका जीएफआर बढ़ा होगा। तो एटलीस्ट 1 या 2 पेशेंट भी अगर वे ऐसे दिखा देते हैं जिनका जीएफआर 50% 70% पहुँच चुका है और पहले उनका डायलिसिस होता था, अब डायलिसिस छूट चुका है और जीएफआर भी उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो भी मैं अपनी गलती मान लूँगा, इस वीडियो को रिमूव कर दूँगा और उसके साथ में हाथ जोड़ के माफ़ी माँगूँगा अपनी गलती के लिए, और मैं ये कहूँगा कि भई मेरा एक्सपीरियंस गलत था। लेकिन मेरी हिम्स वालों से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम 1 या 2 पेशेंट 1 साल में उन्होंने ऐसे अगर ट्रीट करे हो और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिले हो, तो उसको पब्लिक ज़रूर करे ताकि हमें भी सैटिस्फैक्शन मिले और लोगों को भी फ़ायदा मिले कि भई इससे ठीक होने लग रहे हैं। आखिर में मैं पब्लिक से और नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कभी भी किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा केवल और केवल एक ही इंटेंशन है और वो ये कि पेशेंट का भला हो और पेशेंट ठीक होता चला जाए। तो मेरे को गलत मत समझिएगा। आखिर में मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस खुद गेन कीजिएगा। किसी को अगर ये लगता है कि मैं गलत बोलने लग रहा हूँ, मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ, तो अपना इस थेरेपी को कीजिएगा और थेरेपी को करके अपना एक्सपीरियंस खुद से गेन कीजिएगा। किसी को अगर मेरी बातों के ऊपर विश्वास होता है, तो वो इस थेरेपी को अवॉइड कीजिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस थेरेपी को लेकर के वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और इसी वजह से आज मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। आखिर में अगर फिर भी किसी को मेरे इस वीडियो से दुःख हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर किसी को अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।